नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आपका अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो तीसरा पाठ हमने स्टार्ट किया था 10वीं कक्षा के जो संस्कृत विषय है उसमें आज उसका अंतिम वीडियो रहेगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे जिनमें आपको लगभग 7 श्लोक हम आपको बता चुके हैं। आज जो शेष आपके श्लोक बचे हुए हैं उनके विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। सब प्रसंग आपको बताएंगे किस तरह से करना है, उसका भावार्थ कैसे निकलेगा, उसका भाव क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, अन्वय कैसे किया जाएगा, कठिन शब्दों का अर्थ उसको हम क्लियर करेंगे। सारा कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी हम जानेंगे साथ साथ में। ऐसे करके हम कंप्लीट उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। यह जो पाठ है आपका एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल आपके आए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। आपका आज जो शेष आपके श्लोक हैं उनके विषय में आपका आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो क्योंकि इस पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुस्तक में आप देख रहे हैं, आपके पास पुस्तक हो तो आप पुस्तक में देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ देख ही रहे हैं मोबाइल में स्क्रीन पर। आप केवल सुनेंगे अच्छे से, अवधान से आप सुनेंगे, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको सब कुछ याद रहेगा, सारा कुछ क्लियर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बच्चों। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं अष्टम श्लोकाः। चलिए तो सबसे पहले वही उच्चारण करेंगे हम, उच्चारण के बाद में ही इसका हम अन्वय करते हैं और फिर उसमें कठिन शब्दों को हम जानते हैं। तो उसी प्रक्रिया में हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है आपका तदेव, ठीक है। चलिए समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भूः तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते। राष्ट्र किसे कहते हैं, यदि इसकी परिभाषा आपको समझनी है तो बस इस श्लोक को आप समझ जाना है। इस श्लोक में राष्ट्र की परिभाषा बताई गई है कि राष्ट्र किसे कहा जाता है, राष्ट्र क्या होता है। ये बहुत ही अच्छे से उस परिभाषा को समझाया गया है इसमें। चलिए समझते हैं आखिर कैसे बताया है इसमें राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र क्या होता है। तो सबसे पहले तो इस श्लोक का अन्वय हम आपको बताते हैं। तो चलिए अन्वय आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, अन्वय आप देखेंगे सभी। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों आपका समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भूः तावतीम भुवम आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्यते। निगद्यते कहा जाता है, एकम राष्ट्रम निगद्यते, एकम राष्ट्रम कथ्यते, एकम राष्ट्रम कथ्यते, यानी एक राष्ट्र कहा जाता है। तो ये अन्वय हो जाता है आपका, बहुत ही साधारण सा अन्वय है। अब अन्वय के हिसाब से इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिख रहा है एक समान संस्कृति मताम, जैसे आप यहाँ भी देख पा रहे हैं समान संस्कृति मताम, तो इसका अर्थ होता है बच्चों समान संस्कृति को मानने वाले, समान संस्कृति यानी कि तुल्य संस्कृति युक्ताम, समान संस्कृति को मानने वाले यानी एक जैसी संस्कृति को मानने वाले, वो इसका मतलब हुआ। फिर आगे है इसमें आपके यावती, यावती, यावती देखो यहाँ लिख रहा है ये रहा। तो यावती का मतलब होता है जितनी, यावत पर्यंता, यावती यानी जितनी, तावत यानी उतनी। कहते हैं ना यावत और तावत, तो उसी से यावती और तावती बनता है। तो यावती का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जितनी, ठीक। इसके बाद में फिर आगे एक शब्द लिख रहा है पितृ पुण्य भूः, पितृ पुण्य भूः, तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा पैतृक पवित्र भूमि। पैतृक पवित्र भूमि आप जानते ही हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से जो हमें प्राप्त होती है जो भूमि, उसको हम कहते हैं पैतृक पवित्र भूमि, ठीक है। ये मतलब इसका, जिस प्रकार हम अपनी माँ को मानते हैं उसी प्रकार हम अपनी भूमि को भी मानते हैं। भूमि यानी हम भारत माता कहते हैं ना, तो भूमि को हम माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं हम, क्योंकि सबका भरण पोषण करने वाली है वो, ये है। तो इसलिए पैतृक पवित्र भूमि, ये हो गया आपका पितृ पुण्य भू का अर्थ। इसके बाद में फिर लिख रहा है तावतीम, लिखा है ना जी तावतीम,
देखो अन्वय भी आपका जैसे लिख रहा है वैसा के वैसा अन्वय हो गया, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा लिखा हुआ वही का वही अन्वय है आपका, क्योंकि अर्थ इसमें व्यवस्थित हो रहा है, इसलिए अन्वय की आवश्यकता इसमें कुछ चेंज करने की हुई नहीं। तो अब तावतीम का मतलब होता है आपका देखो तावतीम हमने कहा ना, जैसे हमने यावती बताया था वैसे आपका तावती हो जाएगा। तो तावतीम यानी उतनी या तावत पर्यंतम, तो तावतीम का अर्थ हो जाएगा उतनी। फिर इसके बाद में देखो यहाँ लिख रहा है भुवम आवृत्य, तो एक तो हो जाएगा भुवम और फिर दूसरा शब्द है आवृत्य। तो भुवम और आवृत्य दो शब्द हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, दिख रहे कि नहीं, भुवम और आवृत्य। तो एक तो है भुवम, तो भुवम का अर्थ समझो पहले। तो भुवम का अर्थ होता है भूमि को, ठीक है, भूमि को, पृथ्वी को, धरती को, ठीक। आवृत्य, आवृत्य का मतलब होता है आवरण करके या उसको घेर करके, आवृत्य यानी आवरण करके या घेर करके, ठीक है, ये होता है आपका आवृत्य। फिर आगे लिख रहा है राष्ट्रम एकम, ठीक है, राष्ट्रम एकम या एकम राष्ट्रम। तो एकम यानी एक, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, एक राष्ट्र, निगद्यते, तो यहाँ तो हो गया राष्ट्रम एकम यानी एक राष्ट्र, निगद्यते लिख रहा है। तो निगद्यते का अर्थ क्या होता है बच्चों, कथ्यते यानी कहा जाता है, निगद्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। बस सारे के सारे शब्द आप समझ चुके हैं, तो अब आपको पता लग जाएगा कि राष्ट्र किसे कहा जाता है। तो ये तो आपने अन्वय समझा, इसके बाद में उसमें कौन कौन से जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझा। अब आप प्रसंग समझो कि इसका प्रसंग क्या होगा। अब प्रसंग आपको संस्कृत में बता देते हैं, केवल 2 ही लाइनों में हो जाएगा क्योंकि बस छोटी सी बात है इसमें। इससे पहले हमने जो प्रसंग बताए थे उसी प्रकार से प्रसंग होगा, कहीं अलग अलग नहीं है, कुछ केवल आपका परिवर्तन करना होता है जो श्लोक के आधार पर बदल जाता है बस। तो इसका प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांशाः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः राष्ट्र गौरवम इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम अस्ति, ठीक है, मतलब प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के राष्ट्र गौरवम इस शीर्षक पाठ से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। आगे लिखना है फिर आपको अस्मिन् पद्ये समान संस्कृति मताम, श्लोक में से देखना है, समान संस्कृति मताम जनानां भूभागम राष्ट्रम कथ्यते इति वर्णयन कथितम या कथयति, ठीक है, यानी कि राष्ट्र कहा जाता है समान संस्कृति को मानने वाले लोगों का एक भूभाग जो है वो राष्ट्र कहलाता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। इति इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि, ठीक है, कथयति यत, ये इसका आपका प्रसंग हो जाता है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है प्रसंग में। अब देखो प्रसंग भी आप समझ चुके हैं, अब इसका आपको अर्थ बताते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत ही साधारण सा है, एक समान संस्कृति को मानने वाले, हम शब्दों का अर्थ आपको बता चुके हैं तो वो का वही हम बता रहे हैं, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, क्या है, पितृ पुण्य भू, जितनी पवित्र पैतृक भूमि है उतनी भूमि को घेर करके उस भूभाग को राष्ट्र कहा जाता है, उस भूभाग को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है, बात समझ गए आप। यानी एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, यानी एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, चाहे उनका मान लो एरिया 1 बीघे का एरिया है, ठीक है, या 2 बीघे का एरिया है, जैसे आपका एक खेत है 1 बीघे का, उतना एरिया है, ठीक है, उतने एरिया के लोग एक संस्कृति को मानने वाले हैं और उतनी पैतृक पवित्र भूमि है उनकी, तो उतनी भूमि को घेर करके उस भूभाग को, उस जगह को, जो जो वहाँ जगह में एक संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उस जगह को एक राष्ट्र कहा जाता है। बस यही इसमें राष्ट्र की परिभाषा है। तो ये राष्ट्र की परिभाषा याद करनी है आपको। यदि एग्जाम में आता है राष्ट्रम किम, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र से परिभाषा का, तो आपको ये श्लोक आपको लिखना होगा, तो आपकी परिभाषा बिल्कुल एकदम सटीक और बहुत ही सुंदर मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपका श्लोक हो जाता है, इसमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमने सीखा तो कुल मिलाकर के इसमें इस श्लोक के अंदर हमने सांस्कृतिक दृष्टया राष्ट्रस्य परिभाषा
सीखी है हमने, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्र की क्या परिभाषा है इस विषय में हम सीखे इसमें। और सांस्कृतिक समानतया एव राष्ट्रम भवति, सांस्कृतिक समानता से ही राष्ट्र होता है, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। तो ये हमारा हो गया आपका ये पूरा श्लोक। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं अगले श्लोक की तरफ। वो भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो भी आपका तदेव के द्वारा लिखित श्लोक है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो अगला श्लोक है हमारा, देखिए सबसे पहले वही हम उच्चारण करेंगे जैसा कि हम और पहले भी करते आए हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप उच्चारण करो मेरे साथ में, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप भी बोलने की कोशिश करें। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। ठीक है, तो देखो हो जाएगा आपका पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। ठीक है, तो ये हमने उच्चारण किया इसका। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। तो अन्वय आपको वही अन्वय हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, जैसे आपको पहले बताया था। तो अन्वय हो जाएगा इसका, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन इधर उधर नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत है। तो अन्वय हो जाएगा पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते, ऐसे कैसे होगी पूरी लाइन। फिर आगे आपका होगा तस्य तत्र राष्ट्रे, तस्य तत्र राष्ट्रे थोड़ा सा हुआ है, तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वं भवितुं न अर्हति किल। बस हो गया आपका अन्वय। ये आपको अन्वय हो इस तरह से जमाना है, आपका अन्वय निकल जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अन्वय आपने समझ लिया है, अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अन्वय है उसी के अंदर आपको जो पहला शब्द है उसी को देखते हैं। तो लिखा हुआ है पितृभूत्वम। पितृभूत्वम का अर्थ होता है बच्चों पैतृक भूमि का भाग। क्या होता है? पैतृक भूमि का भाग। जैसे कि ये लिख रहा है पितृभूत्वम, तो इसका अर्थ क्या होता है? पैतृक भूमि का भाव। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसमें हमारा शब्द आ रहा है पितृभूत्वम, तो इसका अर्थ हो जाएगा पैतृक भूमि का भाव। क्या अर्थ होगा? पैतृक भूमि का भाव। ठीक है, आगे लिखा हुआ पुण्यभूत्वम। पुण्यभूत्वम का अर्थ हो जाएगा पवित्र भूमि का भाव। ठीक है, भाव कहते हैं ना, किसी की भावनाओं को समझना चाहिए, किसी के भावों को समझो, वही भाव की बात कर रहे हैं। तो पितृभूत्वम हो गया सबसे पहले, तो मतलब पैतृक भूमि का भाव जिसमें हो। पुण्यभूत्वम यानी पवित्र भूमि का भाव हो। उसके बाद में है द्वयम, द्वयम यानी दो। ठीक है, यस्य, द्वयम यस्य, द्वयम यानी दो, यस्य यानी जिसका या जिसकी, न यानी नहीं, विद्यते यानी है। ठीक है, विद्यते यानी होता है या है। बात समझे कि नहीं समझे? या होता है या होते हैं, ऐसे करके यहाँ तक हो गया। तस्य यानी उसका, तस्य यानी क्या होता है? उसका। उसके बाद में फिर लिख रहा है तस्य के बाद में आपके स्वत्वम। तो स्वत्वम का अर्थ होता है अपनापन। क्या अर्थ होता है बच्चों? अपनापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लिख रहा है तत्र, तत्र यानी वहाँ होता है, तत्र यानी वहाँ। फिर आगे लिख रहा है राष्ट्रे, राष्ट्रे का मतलब राष्ट्र में। भवितुम, भवितुम न, भवितुम, फिर देखो यहाँ तक है भवितुम न अर्हति, किल को हटा दिया, किल को बाद में बताएंगे। भवितुम न अर्हति, तो भवितुम न अर्हति का मतलब होता है नहीं हो सकता। भवितुम न अर्हति यानी नहीं हो सकता, समझे बात को? भवितुम न अर्हति यानी नहीं हो सकता। अब आगे एक लिख रहा है किल, तो किल का मतलब निश्चय होता है, निश्चयन नहीं हो सकता, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो अब देखो इसका पूरे का आपने एक तो अन्वय देखा, शब्दों का अर्थ देखा, अब इसका प्रसंग देख लेंगे, फिर उसका अर्थ समझ लेंगे। तो प्रसंग तो वो का वही जैसे हमने पहले बताया था वैसे का वैसे ही आपको रहेगा, इसके केवल एक लाइन है जो उसमें परिवर्तन होता है। तो हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतम् अस्ति। अस्मिन् श्लोके राष्ट्रे स्वत्वं कथं भवितुं नार्हतीति वर्णयन कवि ही कथयति यत्। ठीक है, ये इसमें आपको बताया गया है। तो कुल मिलाकर के आपका अन्वय ये प्रसंग हो जाता है।
तो मतलब आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के राष्ट्र गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में राष्ट्र के प्रति अपनत्व भाव किस प्रकार हो सकता है या किस प्रकार होता है, इसके विषय में बताते हुए कवि कहता है। ठीक है, अब क्या कहता है ये अपने को समझना है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ समझते हैं। चलिए, अब इसका क्या अर्थ होता है वो आपको बता देते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते। दो हो गए ना, द्वयम, पितृभूत्वम और पुण्यभूत्वम। तो जिसका जहां पैतृक भाव पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं। ठीक समझे बात। यानी पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, यानी पितृभूत्वम यानी पैतृक भाव नहीं, पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं। तस्य स्वत्वम, ठीक है, उसका, तस्य यानी उसका, उस राष्ट्र में अपनापन का भाव भी नहीं हो सकता। स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहारहति, निश्चित रूपेण वहां पर उसका अपनापन का भाव नहीं हो सकता। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव और पुण्यत्व भाव से ही उत्पन्न होता है। यदि हमारा राष्ट्र के प्रति यदि अच्छा भाव है, राष्ट्र के प्रति अपनापन है, तो ये मानो कि वहाँ हमारा पैतृक भाव भी होगा और वहाँ हमारा पुण्य भाव भी होगा। तभी जाकर के हम राष्ट्र के प्रति कैसे होंगे, अपनापन वाले होंगे, यानी अपनापन हमारा रहेगा, अपनत्व हमारा रहेगा। तो ये इसमें बताया गया है। दोबारा समझ सकते हो आप। कहते हैं कि जिसका जहाँ पर पैतृक भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही नहीं होते हैं, उसका उस राष्ट्र में अपनापन का भाव नहीं हो सकता। अर्थात राष्ट्र के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव या अपनापन का जो भाव है वो पैतृक भाव और पुण्य भाव से ही उत्पन्न होता है, पवित्र भूमि के भाव से ही उत्पन्न होता है। ये इसका मतलब है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही साधारण से और आपके सरल श्लोक हैं। तो ये आपके केवल 2 श्लोक बचे हैं, को केवल 2 श्लोक और बच रहे हैं। तो देखिए सेकंड लास्ट आपका श्लोक है, श्लोक नंबर 10। ये देखिए तदेव है। सबसे पहले उच्चारण करते हैं इसका। तो लिखा हुआ है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः, शिक्षणीय, यहाँ पर शिक्षणीय लिख रहा है ना, तो शिक्षणीय ऐसा है इसका मतलब। तो देखो यहाँ लिख रहा है आपके, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियानवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रियाः। ठीक है। अब देखो ये आपका श्लोक है, इसका पहले हम अन्वय आपको बताते हैं। तो अन्वय देखेंगे आप स्क्रीन पर, अन्वय क्या रहेगा इसका देखते हैं। तो अन्वय हो जाएगा बच्चों इसका, राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रियाः तु सर्वदा शिक्षणीयाः। ठीक है। तो ये इसका अन्वय हो जाता है। अब इस अन्वय के हिसाब से ही इसके जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीयान लिख रहा है, राष्ट्रीयान। तो राष्ट्रीयान का मतलब होता है राष्ट्र निवासी ना, या राष्ट्र के निवासियों का। राष्ट्रीयान का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्र में रहने वालों का, जो निवास करते हैं उस राष्ट्र में। इसके बाद में लिख रहा है अवलंब्य ही, अवलंब्य ही। तो इसका अर्थ हो जाएगा सहारा लेकर ही, यानी सहारा लेकर, सहारा लेकर ही या आश्रय लेकर ही। ठीक है, अवलंब्य ही, सहारा लेकर ही या आश्रय लेकर ही। ठीक है। आगे एक शब्द लिख रहा है राष्ट्रस्य। राष्ट्रस्य का मतलब राष्ट्र का या राष्ट्र के। ठीक है, राष्ट्र का। इसके बाद में लिख रहा है आपका उत्थान पतने। उत्थान पतने, उत्थान पतने का अर्थ होता उत्थान और पतन। उत्थान यानी उठना ऊपर, और पतन यानी नीचे गिरना होता है। उत्थान और पतन। भवतः यानी होते हैं, यानी उत्थान और पतन होते हैं। ठीक है। फिर आगे है आपका तस्मात्
राष्ट्रीयाः तु सर्वदा शिक्षणीया। ठीक है, तो इसका तस्मात् का मतलब इसलिए, ऐसे आपको समझना है। तस्मात् का मतलब इसलिए, राष्ट्रीयाः यानी राष्ट्र के निवासियों को, हमेशा, राष्ट्रीयाः तु यानी हमेशा, राष्ट्र के निवासियों को हमेशा सर्वदा शिक्षणीयाः यानी हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा होनी चाहिए या देनी चाहिए। शिक्षणीय यानी शिक्षा देनी चाहिए, सर्वदा यानी हमेशा, राष्ट्रीय है यानी राष्ट्रीय के निवासियों को, तस्मात् इसलिए या इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके शब्दों का अर्थ हो जाता है। अब आपका अन्वय हो गया, शब्दों का अर्थ हो गया। अब प्रसंग देखिए, तो प्रसंग हो जाएगा बच्चों इसमें, प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः स्वराष्ट्र गौरवम् इति पाठात् उद्धृतमस्ति। अस्मिन् श्लोके राष्ट्रस्य विकासाय राष्ट्रीयान् शिक्षयितुं प्रेरयन् कवि कथयति, यानी इस पद्य में राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रीयान यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा देते हुए कवि कहता है, यानी उनको शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हुए कहता है कि उनको शिक्षित होना चाहिए, उनको शिक्षणीय यानी शिक्षा देनी चाहिए, यानी उनको क्या है, शिक्षा देनी चाहिए। किसकी? राष्ट्र भावना की। किसको देनी चाहिए? राष्ट्र के निवासियों को। यही तो मतलब है। ठीक है ना। तो अब इसका अर्थ देख लो आप पूरे श्लोक का। तो पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब समझ गए आप? मतलब कहने का यह है कि राष्ट्र के जो निवासी हैं, जो राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनका सहारा लेकर ही, उन्हीं का सहारा लेकर, जैसे भारत हमारा राष्ट्र है, उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं हम सब, तो हमारा सहारा लेकर के, उन लोगों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र का उत्थान और पतन उन पर आधारित होता है। यदि उस राष्ट्र में रहने वाले लोग बहुत ही समृद्धशाली हैं तो हम कहेंगे कि हमारे राष्ट्र का उत्थान हो रहा है, हमारा राष्ट्र बहुत आगे है। और यदि उनका पतन हो रहा है तो समझ लो राष्ट्र का पतन होता है। ये इसका मतलब है। इसलिए क्या करना चाहिए? राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्र की भावना से जुड़े रहें, उनकी भावना राष्ट्र में हो, ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपका ये श्लोक हो जाता है। कोई खास बात नहीं है इसमें। चलिए अब अंतिम श्लोक है आपका, इसी के साथ में आपका पाठ पूरा हो जाएगा। चाणक्य जी ने लिखा है आपका श्लोक और बहुत ही सुंदर आपका श्लोक है। इस श्लोक में से आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, क्या आया? ये आया था कि दो प्रकार की विद्या कौन सी होती हैं, तो वो इसमें आपको बताई जाएंगी। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आपने देख लिया कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। मतलब इसका पहले आप देखेंगे अन्वय। ठीक है, अभी तो उच्चारण किया, अब अन्वय देखो बच्चों। इसका अन्वय हो जाएगा शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये अन्वय हो गया इसका, स्क्रीन पे देख ही रहे हैं आप। अब अन्वय के हिसाब से जिसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ समझेंगे हम। तो अन्वय में जो जो दे रखे हैं उनका अर्थ आपको बता देते हैं। जैसे लिख रहा है शस्त्रम च शास्त्रम च, तो शस्त्र यानी होता है शस्त्र विद्या। ठीक है, शास्त्रम यानी शास्त्र विद्या, और च का मतलब और होता है, तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ठीक है, एक तो हो गया शस्त्र विद्या च शास्त्र विद्या, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, यानी ये दो विद्याएं हैं, दो विद्ये प्रतिपत्तये। तो प्रतिपत्तये का मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए। प्रतिपत्तये यानी ज्ञान के लिए। ये दो विद्याएं ज्ञान के लिए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। तो ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं, ये इसका मतलब है। किसका? द्वे विद्ये प्रतिपत्तये का अर्थ है ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं, ये इसका मतलब है बच्चों। समझिए।
आगे लिख रहा है शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्रेण यानी शस्त्र के द्वारा, शस्त्रेण यानी शस्त्र के द्वारा, राष्ट्रे रक्षिते राष्ट्र के सुरक्षित होने पर, राष्ट्र की रक्षा होने पर, राष्ट्र की सुरक्षा होने पर, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, शास्त्र की चर्चा में प्रवर्तित होना चाहिए, उससे पहले नहीं। मतलब सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा है, उसके बाद में ही शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो इस प्रकार से इसमें आपको बताया कि दो प्रकार की शिक्षा के बारे में बात की गई है। एक तो आपकी शस्त्र विद्या है, दूसरी आपकी शास्त्र विद्या है। तो दो प्रकार की आपकी शिक्षा आपको ध्यान में रखनी है, दो प्रकार की विद्या आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, शब्दों का अर्थ हो जाता है। अन्वय आपने देख ही लिया। अब देखेंगे इसका प्रसंग। तो प्रसंग आपको हम बता देते हैं, जैसे हिंदी में देख लो आप। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह श्लोक चाणक्य नीति से संकलित है। इस श्लोक में कवि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का उल्लेख करते हुए एवं शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों की चर्चा करना उचित मानते हुए कहता है कि यानी शास्त्र की चर्चा वहीं करनी चाहिए जहां पर शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र हो, जहां पर राष्ट्र सुरक्षित हो उसी राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अब इसको आप संस्कृत में आपको प्रसंग बता देते हैं। तो संस्कृत में हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवमिति पाठात् उद्धृतम् अस्ति। अस्मिन् श्लोके शस्त्रविद्यायाः शास्त्रविद्यायाश्च आवश्यकतां प्रतिपादयन् कथयति, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। ये इसका मतलब है आपका, ये आपका प्रसंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप, हमने बार बार प्रसंग बोला है तो आपको शायद प्रसंग याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बार बार आपने यदि सुना है अच्छे से तो प्रसंग आपको याद हो ही जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। आप काफ़ी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। आपने यदि वीडियो अच्छे से सुना है तो भी आपको कंप्लीट याद होगा, कहीं दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये तो आपके देखो अन्वय हुआ, शब्दों का अर्थ हुआ, प्रसंग हुआ। अब इसके बाद में हिंदी अर्थ बताते हैं इसका। तो हिंदी अर्थ हो जाएगा इसका बहुत ही सिंपल सा है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए, उससे पहले नहीं, ये मतलब इसका हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मान लो आप चाहो तो इसका हम संस्कृत में भी अर्थ बता देते हैं, संस्कृत व्याख्या भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि अनुवाद करना होता है उसी अर्थ का, जो हिंदी में अर्थ आपको बताया उसी अर्थ का यदि आप संस्कृत में अनुवाद कर देते हो तो वही आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। अलग से अन्य कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा उसमें भाव जोड़ सकते हो। कैसे? जैसे हो जाएगा कि संसारे शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च इति विद्या द्वयमेव ज्ञानाय भवतः, यानी ज्ञान के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। यदा शस्त्र विद्यायाः राष्ट्रम सुरक्षितम भवति, जब शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र सुरक्षितम भवति, राष्ट्र सुरक्षित होता है, तदैव शास्त्र विद्याया चर्चा करणीया, तब ही शास्त्र विद्या की चर्चा करनी चाहिए। अर्थात सर्वप्रथमं तु राष्ट्रस्य सुरक्षा भवेत् परमावश्यकम्, पश्चातम शास्त्र ज्ञानाय प्रसाराः स्यात्, होना चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्र ज्ञान, उसके बाद ही शास्त्र ज्ञान का प्रसार होना चाहिए। ये इसकी आपकी व्याख्या हो जाती है बच्चों। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, साधारण है, एकदम सिंपल सा है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा श्लोक। ऐसे इसी श्लोक के साथ बच्चों आपका ये कंप्लीट पाठ पूरा, इसी श्लोक के साथ बच्चों आपका तृतीय पाठ पूर्ण हो जाता है। आपको सारे श्लोक हमने अच्छे से बिल्कुल सुंदर तरीका से, बहुत ही सरल तरीका से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी आपकी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे अगले पाठ के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। अच्छे से सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।